नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित प्रमुख रासो साहित्य, जिन्हें हम वीर गाथा साहित्य भी कहते हैं। रासो साहित्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन सभी को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। साथियों, जैसा कि हमने आदिकाल पढ़ा था पिछले वीडियो में, आदिकाल के अंतर्गत हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को, आदिकाल के जो इतिहास काल हैं उसको हमने 3 भागों में विभाजित किया था, जिसमें से साहित्य जो है हमारा, जैसे कि लौकिक साहित्य हैं, धार्मिक साहित्य हैं और रासो साहित्य जो हैं, उसमें हमने 3 भागों में साहित्य को, आदिकालीन साहित्य को हमने अलग अलग भागों में विभाजित किया था। जिसके अंतर्गत हमने धार्मिक साहित्य में जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य जो हैं, नाथ साहित्य जो हैं, उनको रखा था। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ढोला मारूरा दुहा है, संदेश रासक है, बिसलदेव रासो है। इसके अलावा जो हमारे विद्यापति की जो पदावली है, कीर्तिलता है, उन सभी को लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखा था। और रासो साहित्य के अंतर्गत हमने बहुत महत्वपूर्ण जो साहित्य हैं हमारे, उनको रखा था। आज हम जो रासो साहित्य हैं उन सभी से संबंधित जितने भी हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको परीक्षा में यह वीडियो देखकर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में वो ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं जो कि महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में आने की जिनकी संभावना है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो वीडियो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड हिंदी विषय के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, नेट जेआरएफ है उनके लिए, कॉलेज और स्कूल लेक्चरर्स के जो एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन, उनके लिए, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, एपीएस, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के जो एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के लिए जिसमें हिंदी साहित्य का पोर्शन लगता है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही यूनिक वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं हम रासो साहित्य। सबसे पहले हम रासो जो शब्द है हमारा, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, विद्वानों ने अलग अलग मत कौन कौन से दिए हैं वो देखते हैं। आदिकाल में हिंदी साहित्य में वीर गाथाओं के रूप में ही रासो ग्रंथों की रचना हुई है। यानी कि जितने भी आदिकाल में वीर गाथात्मक रचनाएं लिखी गई हैं, राजा महाराजाओं की वीरता से संबंधित, उनकी जो प्रशस्ति से संबंधित जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं, उन्हें हम रासो ग्रंथों की श्रेणी में शामिल करते हैं। एक पॉइंट ये हमारा बनता है रासो शब्द की उत्पत्ति का। दूसरा शब्द पॉइंट है कि हिंदी साहित्य में रास और रासक का अर्थ लास्य से लिया गया है। लास्य जो शब्द हैं वो नृत्य का एक भेद होता है। जिस प्रकार से हमारे कथक हैं, कुचिपुड़ी हैं, भरतनाट्यम हैं और जो विभिन्न प्रकार के नृत्यों के भेद होते हैं वर्तमान समय में, जैसे कि सालसा है, हिप हॉप है, बेली डांस हो गया, और कई प्रकार के जो डांस हैं जो वर्तमान में चल रहे हैं, जिनके नाम भी हमें पता नहीं है, वो जो भेद होते हैं वो आदिकाल के जो रासो साहित्य हैं उसमें लास्य जो नृत्य का एक भेद है, उसी के आधार पर रासो शब्द जो हैं वो पड़ा है। क्योंकि जितने भी रासो परक साहित्य है वो गीत परक भी हैं और नृत्य परक भी हैं, यानी कि उन्हें हम गाया जा सकता है उन्हें, और उनका अभिनय भी किया जा सकता है। इसी कारण से ये जो रासो शब्द हैं वो बना है। तीसरा महत्वपूर्ण जो आता है कि रासो शब्द जो हैं या राउस शब्द जो हैं वो विभिन्न प्रकार के जो छंद प्रयुक्त होते हैं रासो साहित्य के अंतर्गत, उनकी रचनाओं में जिस प्रकार से छंदों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि अड़ियल है, दुस्सा है, छप्पर है, कुंडलियाँ है, पट्टिका है, आदि जो अनेक प्रकार के छंद उस रचना में शामिल हुए हैं, इसी छंदों की अधिकता के कारण इन्हें रासो नाम दिया गया है और रासो श्रेणी के अंतर्गत इन रचनाओं को शामिल किया गया है। किंतु जो मूल बात आती है, जो सत्य है, वो बात ये है कि रासो साहित्य मूलतः वीरों के चरित्र का गान का साहित्य है। एक ऐसा साहित्य जो कि राजस्थान के चारण और भाट कवियों द्वारा
अपने आश्रयदाता राजा महाराजा जितने भी सामंत थे उनकी प्रशंसा में या उनकी गुणगान में, उनके गुणगान में जितने भी रचनाएं लिखी गई हैं, जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, उन्हें हम आदिकालीन रासो साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। मूलतः सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि रासो साहित्य को हम किस श्रेणी में विभाजित करें। तो रासो साहित्य जो है हमारा मूलतः वीर रसात्मक एवं प्रशस्ति मूलक ग्रंथ हैं। अगर आपके एग्जाम में अगर प्रश्न बनता है तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि रासो साहित्य मूलतः किस श्रेणी में रखा गया है, अलग अलग आपको दे दिए जाएंगे। तो वहाँ पर वीर रस जो अगर आता है तो वो सर्वमान्य आपका उत्तर जो है वो सत्य रहेगा। अगली बात आती है कि रासो काव्य जो है उसे हम कितने भागों में बांट सकते हैं। रासो साहित्य जो है हम उन्हें 3 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। वीर गाथात्मक रासो साहित्य, श्रृंगार रासो साहित्य। यहाँ पर श्रृंगार जो शब्द है वो गलती से प्रिंट हुआ है, आप श्रृंगार शब्द जो है वो दूसरा देखिएगा। श जो लिखा हुआ है श्रमिक वाला जो है उसमें आधा है और र जो नीचे है वो जो रस है, यानी कि श्रृंगार परक रासो काव्य जो है उसमें विभाजित किया गया है। धार्मिक और उद्देश्य मूलक रासो काव्य जो है उनमें भी बांटा गया है। अब देखते हैं कि रासो जो साहित्य है वीर गाथात्मक रासो काव्य, उनमें कौन कौन सी रचनाएं जो प्रमुख हैं वो आती हैं, जिसमें हमारे पृथ्वीराज रासो जो हैं चंद्रबरदाई की रचना, जो कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसे चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है, तो इसे हम वीर गाथात्मक रासो काव्य के अंतर्गत रखते हैं। हमीर रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो, ये जो सारे रासो ग्रंथ हैं ये सारे वीर गाथात्मक रासो काव्य हैं, यानी कि राजा महाराजाओं की प्रशंसा में वीरता पूर्वक उनके युद्धों का जो वर्णन है, उनकी युद्धों में किस प्रकार से उन्होंने शत्रुओं पर विजय पाई है या युद्धों को किस प्रकार से उन्होंने लड़ा है, उन सारे जो बातें हैं, उन सारी जो बातें हैं उनको एक लयबद्ध तरीके से लिखा गया है। ये सारे हमारे वीर गाथात्मक रसात्मक काव्यों में आते हैं। अब आते हैं श्रृंगार परक। श्रृंगार परक के अंतर्गत हम बिसलदेव रासो हैं, संदेश रासक जो शब्द हमारा ग्रंथ है प्रमुख, जिसमें और भी जैसे श्रृंगार परक है, जैसे कि विद्यापति की जो हैं उनके ग्रंथ हैं, उनको भी हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं। अब आता है धार्मिक और उद्देश्य मूलक रासो काव्य। इसके अंतर्गत हम उपदेश रसायन रास जो हैं उसे चंदनबाला रास, स्थूलभद्र रास, भरतेश्वर बाहुबली रास और रेवंत गिरी रास, इन रासो साहित्य को धार्मिक और उद्देश्य मूलक, यानी कि जैन कवि जो है उनके द्वारा लिखे ये जो रचना है उन्हें हम धार्मिक, यानी कि धर्म से संबंधित या उद्देश्य, जनता को उद्देश्य देने के लिए, जनता को संदेश देने के लिए जो रासो ग्रंथ लिखे गए हैं उन्हें हम इस श्रेणी में विभाजित करते हैं। अब जो हमारा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है अब कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में विद्वानों के अपने अपने मत क्या हैं। जैसा कि साथियों आप सभी को विदित है कि आदिकाल ऐसा समय माना जाता है जो सर्वाधिक विवादाप्रस्त काल माना है। आदिकाल को लेकर प्रत्येक विद्वान अपने एक मत में नहीं है, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है। उसी प्रकार रासो शब्द जो है उसकी व्युत्पत्ति और उसके उत्पन्न होने के सिद्धांत पर भी प्रत्येक विद्वान अपने अपने अलग अलग तर्क और मत देते हैं, जिसमें से पहला जो तर्क दिया है वो गारसा द तासी ने दिया है, जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे। उन्होंने कहा है कि रासो शब्द जो है वह रास सूर्य शब्द जो है उससे बना है, यानी कि गारसा द तासी के अनुसार रासो शब्द रास सूर्य शब्द से मिलकर बना है। जबकि पंडित हरप्रसाद शास्त्री जी रासो शब्द की उत्पत्ति के लिए राजयज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि राजयज्ञ शब्द से ही रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है, ऐसा मानना है पंडित हरप्रसाद शास्त्री का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं प्रमुख आलोचक हैं, जिन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को लिखा है,
उनके अनुसार रासो शब्द जो है वो रसायन शब्द से मिलकर बना है, यानी कि रसायन शब्द जो है उसी से ही रासो शब्द का निर्माण हुआ है। जबकि नरोत्तम स्वामी जो हैं वो रसिक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। कवि श्यामल दास जी हैं और डॉक्टर काशी प्रसाद जी हैं वो रहस्य शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति को मानते हैं और ऐसा कहते हैं कि रहस्य जो शब्द हैं इसी से ही रासो शब्द बना है, क्योंकि आदिकालीन जितने भी साहित्य हैं वो एकदम से रहस्यात्मक ग्रंथ माने जाते हैं। कुछ एक विद्वानों ने तो उन्हें फर्जी या जाली जो ग्रंथ हैं उसकी संज्ञा तक दी है। उसी के आधार पर इन्होंने रहस्य जो शब्द हैं उसी से रासो शब्द जो माना है, क्योंकि इनका कहना है कि सारे जो ग्रंथ हैं ये काल्पनिक कहानियां हैं, जो काल्पनिक बातें हैं उस पे ही लिखी गई हैं। अब आते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और दशरथ शर्मा। इन्होंने रासक शब्द जो है उसके लिए कहा है कि रासक या रास शब्द जो है उसी से ही रासो शब्द बना है हमारा। चंद्रवली पांडे व पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रासो शब्द के लिए रासक शब्द जो है उसको मानते हैं और उसी को मान्यता देते हैं, यानी कि रासक शब्द जो हैं उसी से ही रासो ग्रंथों के ये जो रासो शब्द हैं उसका निर्माण हुआ है। हमारी डॉक्टर विंदेश्वरी पाठक जो हैं वो राजयश शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति को मानती हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन महोदय राजादेश यानी कि राजाओं के आदेश पर लिखे गए ग्रंथों के आधार के कारण ही उन्होंने राजादेश नाम दिया है रासो शब्द के लिए, जबकि अन्य जो विद्वान हैं वो इसका संबंध रासब या रसब शब्द से मानते हैं। तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है अधिकतर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, श्यामल दास जी हैं, ग्रियर्सन महोदय हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और गारसा दत्तासी हैं। यहाँ से आपको ये प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से अगर प्रश्न बनता है कई एग्जामों में पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में भी पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति के लिए कौन सा शब्द जो है वो निर्धारित किया है, तो उन्होंने रसायन शब्द जो है वो निर्धारित किया है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि हिंदी रासो या रासक शब्द जो हैं उसकी काव्य परंपरा कहाँ से शुरू होती है। जब हम देखते हैं कि हमारी जब संस्कृति शुरू होती है, भाषा का जब परिवर्धन होता है, भाषा अपने अपने अलग अलग संस्करणों में बढ़ती जाती है, जैसे कि वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत बनी, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी जो वर्तमान समय में हमारी चल रही हैं उसमें, यानी कि भाषा में निरंतर ही परिवर्तन होते रहते हैं। इसी कारण से हमें रासो जो काव्य परंपरा है वह संस्कृत और प्राकृत भाषा में तो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उस समय रासो जो ग्रंथ है वो नहीं लिखे गए हैं, किंतु अपभ्रंश जो साहित्य हैं उसमें हमें रासो साहित्य देखने को मिलता है। अपभ्रंश भाषा का जो प्रयोग है वो रासो साहित्य के अंतर्गत किया गया है। हिंदी में रासो काव्य की परंपरा एक दीर्घ सूत्री परंपरा है, कोई आज या कल में बनी नहीं है। काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद ही यह परंपरा जो है वो हमें मिलती है। रासो काव्य परंपरा में चंद्रबरदाई जी, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो जो कि हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य माना जाता है, और चंद्रबरदाई इनको हिंदी साहित्य के प्रथम प्रवर्तक के रूप में मान्यता दी गई है, रासो काव्य में भी और हिंदी साहित्य उसमें भी। तो रासो काव्य परंपरा में कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्रथम जो ग्रंथ हैं जैसे कि गीत परक और नृत्य परक, यानी कि ऐसे ग्रंथ जिनको हम जिनका गान भी होता है और इनका अभिनय भी किया जा सकता है। ऐसे जो ग्रंथ हैं वो हमें पश्चिमी राजस्थान और गुजरात का जो कुछ क्षेत्र हैं वहाँ से मिलते हैं, और उन्हीं से जो है हमने एक अलग इसकी श्रेणी बनाई है। दूसरे जो ग्रंथ मिलते हैं हमारे छंद वैविध्य परक, यानी कि छंदों की भरमार से परिपूर्ण, उन ग्रंथों को हमने राजस्थान और बाकी जो हिंदी प्रदेश है उनसे लिया है।
इसी कारण से उनको हमने एक अलग श्रेणी दी है। यानी कि हिंदी साहित्य के रासो काव्य जो हैं उन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। पहले हैं गीत परक, दूसरे हैं छंद वैविध्य परक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि पहले जब इनको हमने दोनों श्रेणियों में बांटा है, तब ये बात आती है कि इनमें कौन कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जो महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। पहले आते हैं हमारे गीत और नृत्य परक धारा के रासो ग्रंथ। इसके अंतर्गत हम उपदेश रसायन जो प्रमुख ग्रंथ माना जाता है जीनदत्त सूरी का, यानी कि लेखक जो हैं इसके जीनदत्त सूरी हैं। अपभ्रंश में रचित यह रासो काव्य परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें जैन धर्मोपदेश यानी कि धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जितने भी उद्देश्य हैं, उनके जो बातें हैं, कथाएं हैं, वो लगभग 32 छंदों में रचित हैं और इसका जो काल है वो है 1134 ईस्वी के लगभग। अगले जो हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में आते हैं भरतेश्वर बाहुबली रास। इसके जो लेखक हैं शालिभद्र सूरी माने जाते हैं और यह जो रचना है लगभग 1184 ईस्वी में रचित मानी जाती हैं। इसकी जो कथा है मुख्य रूप से भगवान ऋषभदेव जो हमारे जैनियों के प्रमुख तीर्थंकर माने जाते हैं, उनके दो पुत्र भरतेश्वर और बाहुबली के मध्य राज सत्ता को लेकर जो संघर्ष हुआ, उनमें जो युद्ध हुआ, उसी की कथा का इसमें वर्णन किया गया है, जो कि वीर रस से परिपूर्ण रचना है। अगली आती है हमारी रचना बुद्धिरास। बुद्धिरास की जो रचना समय है वो है 1184 ईस्वी और इसके रचयिता जो है वो है शालिभद्र सूरी। इन्होंने जो ये ग्रंथ लिखा है मुख्य रूप से धर्म के उपदेश के रूप में लिखा है। इसमें जितने भी बातें हैं या जितने भी छंद हैं, ये दोहे हैं, ये सारे धर्म के रूप में, उद्देश्य के रूप में, उसके सार के रूप में दर्शाए गए हैं। यह जो मूलतः पथभ्रष्ट व्यक्ति जो अपने मार्ग से, सांसारिक जीवन से भटक गए हैं, उनको मार्ग निर्देशित करने के लिए ही इसका निर्माण किया गया है। अगला आता है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि जीव दया रास के नाम से जाना जाता है ग्रंथ, और इसका जो रचना समय है वो 1200 ईस्वी में है और इसके जो रचनाकार हैं वो है आसगु। इन्होंने यह जो ग्रंथ लिखा है मूलतः जीव दया को बढ़ाने के लिए, यानी कि जीव हत्या को निषेध करने के लिए, जीवों के ऊपर दया करने के लिए, उनकी रक्षा के लिए जो लिखा गया ग्रंथ है, ये इसमें इसके जो उद्देश्य हैं ये इसमें वर्णित हैं। अगला आता है चंदन बाला रास। चंदन बाला रास जो है वो 1200 ईस्वी में लिखा गया है और इसके लेखक भी आसगु ही हैं। चंदन बाला रास जो है मूलतः चंदन बाला नाम के एक पात्र हैं, उसके धार्मिक चरित्र का उल्लेख इस ग्रंथ में किया गया है। अगला आता है बहुत ही महत्वपूर्ण जम्बू स्वामी रास, जो कि 1209 ईस्वी में रचित है और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं धर्मसूरी। इन्होंने महात्मा, जो जैन महात्मा है जम्बू स्वामी, उनके चरित्र का इसमें बहुत ही विस्तृत और व्याख्यापूर्ण इसमें वर्णन किया गया है। तो ये हमारा जम्बू रास जो है वो ग्रंथ माना जाता है। अगला आता है बहुत ही महत्वपूर्ण बिसलदेव रासो। कई बार परीक्षा में पूछा गया है इसके रचनाकार के संबंध में, इसकी जो प्रमुख प्रवृत्ति है यानी कि किस रूप में ये लिखा गया है, इसके रूप में भी ये कई बार परीक्षा में आया है, तो इसको आप थोड़ा गौर से सुनिएगा। बिसलदेव रासो जो है उसकी रचना काल का जो समय है वो 1350 ईस्वी है, यानी कि बिसलदेव रासो की रचना काल का समय 1350 ईस्वी है। और नरपति नाल जो कवि हैं, रासो कवि, उन्होंने इसकी रचना की है और इसकी जो कहानी है मुख्यतः अजमेर राजस्थान के चौहान राजा बिसलदेव तृतीय की स्त्री यानी कि उनकी पत्नी से रूठकर जब वे उड़ीसा चले जाते हैं, फलस्वरूप उनकी जो पत्नी है राजमती, कई बार परीक्षा में आया हुआ है कि बिसलदेव में जो नायिका है उसका नाम क्या है, तो उसके नाम है राजमती।
वो उनके विरह का वर्णन मुख्य रूप से इस ग्रंथ में किया गया है। यह मुख्यतः श्रृंगार प्रधान जो है रचना मानी जाती है, जिसमें भी श्रृंगार में भी वियोग श्रृंगार जो है उसका बहुत ही विस्तृत और बहुत ही चरमोत्कर्ष यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस ग्रंथ के अंतर्गत। इसमें जो अपनी जो रानी है राजमती, वो पोषित पतिका हैं, यानी कि उसके जो पति हैं जब विदेश चले जाते हैं, उस उनके जाने के पश्चात जो उनकी पत्नी है या रानी है उसके विरह में जो उन्होंने विरह वेदना जो सही है उसका वर्णन इस कहानी में, इस ग्रंथ में या इस कथा में आपको देखने को मिलेगा। अगला महत्वपूर्ण आता है हमारा रासो साहित्य रेवंत गिरिरास, जिसका रचनाकाल है 1231 ईस्वी। इस रासो ग्रंथ में गिरनार जो प्रदेश है वहाँ जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार की कथा इसमें कही गई है और विजय सेन सूरी इसके रचनाकार माने जाते हैं। अगला जो हमारा जो हमने दो भागों में बांटा था, जिसमें से पहला हमारा जो था नृत्य और गीत परक था, दूसरा जो था हमारा छंद और वैविध्य परक धारा के रासो साहित्य, जिसमें पहला जो ग्रंथ आता है संदेश रासक। कई बार परीक्षा में पूछा है, अब्दुल रहमान के की जो रचना है वो उसका नाम या फिर संदेश रासक दे दिया जाता है और उसके रचनाकार का नाम पूछा जाता है। इसीलिए आपको यहाँ पर रचनाकार और रचनाकार का नाम, रचना का नाम और साथ ही साथ उसके जो प्रकाशन वर्ष है या जो इसका रचना काल का जो समय है वो भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा। संदेश रासक जो ग्रंथ है उसके लेखक हैं अब्दुल रहमान और यह जो रचना काल का जो समय है इसका वो है 1143 ईस्वी, सॉरी 1143 ईस्वी 43। ठीक है, यह प्रथम, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है कि यह प्रथम प्रामाणिक रासो ग्रंथ माना जाता है, जिसकी प्रामाणिकता को हम सिद्ध कर सकते हैं और इसकी जो भाषा है वो अपभ्रंश मानी जाती है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। साथियों, आपको मैं यही कहूँगी कि ये वीडियो जो है पूर्णतः आप ध्यान से और पूर्ण मनोयोग के साथ ज़रूर देखिएगा। सारी बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक एक पॉइंट जो है वो मैं आपको बहुत ही मतलब बहुत ही प्रयास के साथ, बहुत मेहनत के साथ एक एक पॉइंट को मैंने लिखा है, उसको आपके सामने लेकर आई हूँ। तो ये जो रचना है मुख्यतः अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। हिंदी के निकट होने के कारण इसे ज़्यादा महत्वता मिली है और ज़्यादा महत्व भी दिया गया है। इस रचना में किसकी कहानी है? जैसलमेर की एक पोषित पतिका नायिका जो है वह अपने पति के पास संदेश प्रेषित करने के लिए एक कथा कहती है। उसी कथा को ललित कथा के रूप में वर्णित किया गया है। पोषित पतिका का अर्थ होता है जिसका पति विदेश चला गया हो, उसे हम पोषित पतिका कहेंगे। ठीक है, अगला आता है खुमान रासो। खुमान रासो जो है उसके रचनाकार हैं दलपति विजय। खुमान रासो जो है मुख्यतः चित्तौड़ के शासक खुमान द्वितीय के और खलीफा जो है अल मामू, उनके बीच में जो युद्ध हुआ था उन दोनों के युद्धों का बहुत ही वीरतापूर्वक वर्णन किया गया है। यह रचना जो है लगभग 9वीं शताब्दी की मानी जाती है और इस रचना में लगभग 5000 छंदों का एक समूह जो है वो बनाया गया है, यानी कि यह एक विशालतम ग्रंथ माना जाता है और जिसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। अगला है हम्मीर रासो। हम्मीर रासो जो है उसके रचनाकार हैं शाळंगधर और इसका जो रचना काल का समय है वो है 1143 ईस्वी। इसमें राणा हम्मीर देव के चरित्र चित्रण का वर्णन किया गया है। उनके द्वारा जो किए गए हैं कार्य और उनके द्वारा जो युद्ध लड़े गए हैं उनके सभी का वर्णन इसमें आपको देखने को मिलेगा। अगला जो हमारा आता है बुद्धिरास। बुद्धिरास जो ग्रंथ है इसमें चंपावती नगर के राजकुमार और जल्दी तरंगिनी उनके बीच का जो प्रेम प्रसंग था या प्रेम कथा जो थी उसको इस कहानी में इस ग्रंथ में दर्शाया गया है और जलज नाम के कवि हैं उनके द्वारा बुद्धिरास जो है उस ग्रंथ की रचना हुई है जो लगभग
1400 सदी की मानी जाती हैं। अगला आता है बहुत महत्वपूर्ण, राव जेतसिरो रासो या राव जेतसिरो छंद। यह जो रचना है मुख्यतः बीकानेर के राजा जेतसी और हुमायूं के भाई कामरान के युद्ध का वर्णन इसमें बहुत ही विस्तृत और बहुत ही व्यापक ढंग से किया गया है। यह लगभग रचना जो है 1543 ईस्वी की मानी जाती हैं और इसके रचनाकार बिठू सुजा है। कई बार परीक्षा में आई हुई है ये रचना, और रचनाकार का नाम भी थोड़ा ध्यान से आप पढ़िएगा। अगला आता है खुमान रासो। पिछले बार हमने पढ़ लिया था कि दलपति विजय द्वारा खुमान रासो जो है उसकी रचना की गई है, जो कि चित्तौड़ के राजा खुमान द्वितीय और खलीफा अल मामूक के युद्धों का वर्णन आपको इसमें देखने को मिलेगा। लगभग 9वीं शताब्दी की यह रचना मानी जाती है। 5000 छंदों से रचित यह एक विशाल ग्रंथ माना जाता है और इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी हिंदी है। अगला आता है हमारा राम रासो। राम रासो में मुख्यतः राम की महत्ता, उसके राम की जो गुणगान है, उनकी राम कथा का वर्णन इसमें विशद रूप से किया गया है और इसके रचनाकार माधव दास जी हैं और यह रचना लगभग 1618 ईस्वी की मानी जाती है। अगला आता है 8वां राणा रासो। इसमें जो ग्रंथ है, यह जो ग्रंथ है लगभग 1618 ईस्वी में रचा गया था और रचिता जो है इसके दयाल कवि माने जाते हैं। इसमें इस ग्रंथ का जो कथा है, मूल कथा जो है वो सिसोदिया वंश के राजा कुंभा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, अमर सिंह इत्यादि के जो जीवन वृत्त हैं उनके द्वारा जो किए गए, उनके जो जीवन काल का जो समय है उनका वर्णन इसमें किया गया है। यानी कि मेवाड़ जो प्रदेश है उसके राजा महाराजाओं का आपको इसमें जीवन चरित्र आपको देखने को मिलेगा। अगला है कायम रासो। कायम रासो जो ग्रंथ है इसमें कायम खानी वंश के महत्व और आलम खां का चरित्र चित्रण, जो कायम खानी जो था उसके जो थे प्रमुख आलम खां, उनके चरित्र चित्रण का वर्णन हुआ है इसमें। और इसके जो रचनाकार हैं वो न्यामत खां माने जाते हैं। यह जो रचना है लगभग 1634 ईस्वी से 1656 ईस्वी के मध्य की, ये जो है उसके मध्य की मानी जाती है। अगला जो हमारा ग्रंथ आता है शत्रुसाल रासो। शत्रुसाल रासो जो है इसका रचनाकार का जो समय है वो है 1653 ईस्वी और यह जो रचना है मुख्यतः रासो वीर रस से परिपूर्ण रासो ग्रंथ माना जाता है। इसमें बूंदी के राव शत्रुसाल के जीवन का परिचय आपको देखने को मिलेगा और इसके कृतिकार जो हैं वो डूंगरसी माने जाते हैं। अगला आता है महत्वपूर्ण हम्मीर रासो। हम्मीर रासो के रचनाकार जोधराज माने जाते हैं और यह जो रचना है लगभग 1728 ईस्वी के समय की मानी जाती है और इसमें राजा हम्मीर के चरित्र चित्रण का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। 12वां जो आता है विजयपाल रासो। इस ग्रंथ में आपको वीर रस से परिपूर्ण जो कथा है वो आपको देखने को मिलेगी। विजयपाल की जो दिग्विजय है, यानी कि विजयपाल जो राजा है उसके दिग्विजय, उन्होंने किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया एवं विजयपाल और पंग राजा जो है उनके दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका एक विशद वर्णन इसमें देखने को मिलेगा। यह रचना है नल सिंह द्वारा 1543 ईस्वी में रचित की गई है। विजयपाल रासो नल सिंह नाल। अगली महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ जो हमारे सामने आता है परमाल रासो, जिसके रचनाकार जगनिक माने जाते हैं। परमाल रासो जो है मुख्य रूप से कालिंजर के राजा परमाल और उनकी वनाफर शाखा के दो क्षत्रिय वीर आला और उदल को हम उदल सिंह भी कहते हैं, उनकी वीरता का इस ग्रंथ में बहुत ही विशद वर्णन किया गया है। किंतु यह जो रचना है पृथ्वीराज रासो की भांति ही अर्ध प्रमाणिक रचना मानी जाती है। तत्कालीन समय के जो कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट, फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट, उन्होंने वहाँ के जो क्षेत्रीय गीत हैं, आला और उदल से संबंधित जितने भी गीत वहाँ गाए जाते हैं, उन गीतों का संग्रह करके आला खंड के नाम से इनका प्रकाशन करवाया
जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में आया हुआ है कि आला खंड का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है, तो चार्ल्स इलियट द्वारा आला खंड का प्रकाशन जो है वो करवाया गया था। और आला जो खंड है मुख्य रूप से किनके वीर गाथा के रूप में संग्रहित है, तो आला और उदल जो हैं दो वीरों की इसमें गाथा का वर्णन किया गया है। वाटरफील्ड जो है उन्होंने इस रासो ग्रंथ के कुछ अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जो है परमाल रासों को पाठों को निर्धारण करके, उनके पाठों का निर्धारण करके नागरिक प्रचारणी सभा से इनका प्रकाशन भी उन्होंने करवाया है। जगनिक महोदय जो माने जाते हैं, जगनिक कवि जो माने जाते हैं, मूल रूप से महोबा के जो राजा हैं परमर्दी देव, उनके आश्रय कवि माने जाते हैं। परमाल रासो जो हैं मुख्यतः आला खंड के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी कि परमाल रासो को आप आला खंड भी कह सकते हैं। आला जो खंड है मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में जब बारिश का मौसम होता है तब वहाँ के निवासियों द्वारा, वहाँ के जो क्षेत्र निवासी हैं उनके द्वारा इसका गायन कराया जाता है। और आला खंड को गाने वाले अलहेत के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि आला खंड को गाने वाले अलहेत कहलाते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण आता है हमारा ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक एक जो शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न जो हैं वो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? पृथ्वीराज रासो। और प्रथम महाकवि किसे माना गया है? चंद्रबरदाई जी को। चंद्रबरदाई जो हैं दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज तृतीय के सामंत और राजकवि माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो जो हैं लगभग 2500 पृष्ठों का, 2500 पन्नों में लिखित एक विशालकाय ग्रंथ माना जाता है। इसमें लगभग 69 सर्ग माने गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षा में आए हैं कि पृथ्वीराज रासो का समय या सर्ग क्या है, तो 69 सर्ग या समय उसमें दिया गया है। यह जो रचना है मुख्य रूप से सुख सुखी संवाद, यानी कि तोता या तोती जो होते हैं उसके संवाद में प्रश्न के उत्तर के रूप में, यानी कि कवि की पत्नी द्वारा प्रश्न किया जाता है और कवि द्वारा उसका जो उत्तर दिया जाता है उस रूप में की गई है। मोहम्मद गोरी जो हैं इस कहानी में, यानी कि पृथ्वीराज रासो में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज तृतीय को कैद कर लिया जाता है और उसे पृथ्वीराज रासो को गजनी ले जाया जाता है, किंतु चंद भी उनके साथ चले जाते हैं और जाते समय इस ग्रंथ को अपने चौथे पुत्र जलहण के हाथों में सौंप देते हैं। वहां से एक उक्ति निकलती है, जलहण हत है चली गजन नृपकाज, यानी कि राजा के कार्य के लिए चंद्रबरदाई ने अपनी जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो जलहण के हाथों में दे दी और उसे पूर्ण करने के लिए उनसे आश्वासन मांगा। यानी कि जो चंद्रबरदाई जो हैं उन्होंने इस ग्रंथ को अधूरा ही लिखा था जिसको जलहण द्वारा पूर्ण किया गया था। अब आती है बहुत महत्वपूर्ण बात कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में क्या क्या विवाद है, क्या क्या मतभेद है। यहाँ पर 3 वर्ग जो हैं वो बढ़ जाते हैं। पहला जो है वो प्रामाणिक मानता है, दूसरा अर्ध प्रामाणिक मानता है और तीसरा इसको जो जाली ग्रंथ मानता है या अप्रामाणिक ग्रंथ मानता है। यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसको प्रामाणिक मानने वाले जो वर्ग हैं या अप्रामाणिक मानने वाले वर्ग हैं या अर्ध प्रामाणिक मानने वाला जो वर्ग है, उन विद्वानों के नाम पूछे जाते हैं आपसे यहाँ से कि कौन कौन से प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। पृथ्वीराज रासो को 4 नाम दे दिए जाएंगे, चौथा जो नाम है वो दूसरा दे दिया जाएगा, या तो उसको अर्ध प्रामाणिक मानेगा या अप्रामाणिक मानेगा। यहाँ से आपको इन जो लेखक हैं या विद्वान महोदय हैं उनके नाम आपको यहाँ से याद रखने हैं। पहला जो वर्ग है प्रामाणिक मानने वाला वर्ग,
उसमें मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या प्रमुख आते हैं। मिश्र बंधु जो हैं वो भी प्रामाणिक मानते हैं। श्याम सुंदर दास ये भी पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं। यानी कि तीन जो विद्वान हैं, मोहन, मिश्र और श्याम, ये तीनों इसे प्रामाणिक मानते हैं। जबकि श्याम सुंदर दास जी ने नागरिक प्रचारणी सभा के रासो प्रकाशित ग्रंथ हैं उसका बृहत्तम जो रूप है उसको प्रामाणिक माना है। और मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने इस प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए एक अलग संवत, आनंद संवत की भी कल्पना की है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि आनंद संवत की कल्पना किसके द्वारा की गई है? पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने के लिए मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या द्वारा। ठीक है, अगला आता है अप्रामाणिक मानने वाले वर्ग, जिसके अंतर्गत आपको बूलर महोदय, गौरीशंकर ओझा, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास और रामचंद्र शुक्ल, ये ऐसे वर्ग हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है। यानी कि इसको जाली ग्रंथ कहा है कि यह ग्रंथ जो है वो कहीं पर भी नहीं है, यह एक असत्य ग्रंथ है। इसको मानने वाले कौन कौन से हैं? पहले हैं बूलर, फिर हैं गौरीशंकर, फिर हैं देवी प्रसाद, फिर हैं श्यामल दास जी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यानी कि बुल, गौरी, देवी, श्याम, रामचंद्र, ये जो लोग हैं ये अप्रामाणिक मानते हैं और इसे जाली ग्रंथ बताते हैं। गौरीशंकर ओझा जो है इस ग्रंथ का उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से पूरी पड़ताल की है और इसी आधार पर उन्होंने इसे अप्रामाणिक ग्रंथ माना है। तीसरा जो वर्ग आता है अर्ध प्रामाणिक मानने वाला वर्ग, इसके अंतर्गत मुनि जिन विजय जो हैं वो प्रमुख रूप से आते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल हैं, जो कि पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानता है। मुनि जिन विजय जो है उन्होंने रासो की भाषा को अपभ्रंश बताया है। ठीक है, कि रासो जो ग्रंथ हैं सारे ही वो अपभ्रंश भाषा में लिखे गए हैं। अब आते हैं पृथ्वीराज रासो से संबंधित बहुत 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 महत्वपूर्ण तथ्य। मैं आपसे यहाँ से कहना चाहूँगी कि इस जो पॉइंट हैं इनको बहुत ही गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से देख लीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इनको नोट्स के रूप में भी लिख लीजिएगा, बहुत काम आएंगे आपके परीक्षा के दौरान। अब आता है कि पृथ्वीराज रासो से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। पहला जो आता है कि यह मुख्य रूप से श्रृंगार और वीर रस प्रधान काव्य है। यहाँ पर श्रृंगार जो शब्द है वो गलत लिखा गया है। श्रृंगार और वीर रस से प्रधान काव्य माना जाता है, पहला पॉइंट पृथ्वीराज रासो के संबंध में। दूसरा, पिंगल भाषा में रचित यह है, जो कि ब्रज और राजस्थानी का मिश्रित रूप कहलाता है। 68 प्रकार के छंदों में रचित है। छंद 68 प्रकार के हैं, जबकि समय और सर्ग 69 हैं, ये आप याद रखिएगा। अब इसके विषय में डॉक्टर नामवर सिंह जी जो हैं वो लिखते हैं कि हिंदी में चंद को यानी कि चंद्रबरदाई को छंदों का राजा कहा जा सकता है। रासों के अंतर्गत भाव भंगिमा के साथ भाषा दनादन नए छंदों की गति धारण करती चलती हैं। नरोत्तम दास ने रासों को मुक्तक काव्य माना है। यानी कि नरोत्तम दास जो हैं, नरोत्तम दास स्वामी, वो रासों को मुक्तक काव्य के अंतर्गत मानते हैं। अगले आते हैं कर्नल जेम्स टॉड। इन्होंने पृथ्वीराज रासो के लगभग 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था और बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जो है उसने पृथ्वीराज रासो का मुद्रण जो है, जब उन्होंने कर्नल जेम्स टॉड ने इनका अनुवाद किया था तब उसका मुद्रण भी उन्होंने करवाया था। 1875 ईस्वी में बूलर महोदय ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर इसे अप्रामाणिक माना है। यानी कि बूलर महोदय इसको अप्रामाणिक रचना मानते हैं। पृथ्वीराज रासो की अप्रामाणिकता को सिद्ध करने वाले विद्वानों के तर्कों में डॉक्टर दशरथ शर्मा ने निराधार सिद्ध करने का प्रयास किया है। यानी कि जो अप्रामाणिक मानते हैं उनको दशरथ शर्मा ने उन तथ्यों को निराधार करने के लिए कुछ अपने मत भी दिए हैं।
पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ मानने वाले वर्गों में रासो में अरबी और फारसी शब्दों के आधार पर इसको जाली माना है। यानी कि पृथ्वीराज रासो जो है, अगर रासो ग्रंथ की बात करें तो उसमें लगभग आपको जो अपभ्रंश भाषा है, राजस्थानी जो मिश्रित भाषा है, डिंगल या पिंगल, उस भाषा में लिखे गए हैं लगभग सारे ही रासो ग्रंथ। किंतु कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासो में अरबी और फारसी शब्द भी हैं। इसी कारण से इसको अप्रामाणिक मानने वाले ग्रंथ यह तर्क देते हैं कि यह इसी वजह से यह अप्रामाणिक ग्रंथ हैं। अगले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके अनुसार पृथ्वीराज रासो में 12वीं सदी की जो भाषा है उसकी संयुक्ताक्षरमयी अनुस्वारांत प्रवृत्ति देखने को मिलती है आपको। इसमें यह 12वीं सदी का ग्रंथ जो है वो सिद्ध होता है। यानी उनके अनुसार 12वीं सदी में जो भाषा प्रयुक्त होती है संयुक्ताक्षर के रूप में, संयुक्ताक्षर आपको जो रासो ग्रंथ में, पृथ्वीराज रासो में अधिकतर देखने को मिलेंगे और अनुस्वारांत शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे। इसी कारण से हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं और 12वीं सदी का ग्रंथ जो है इसको सिद्ध करते हैं। पृथ्वीराज रासो न तो श्रृंगार गाथा है, न ही वीर गाथा, न ही इनका मिश्रण। ये बात कहाँ है, एक राजनीतिक महाकाव्य माना है और राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी भी माना है कुछ विद्वानों ने। यानी कि कुछ विद्वान जो हैं ये मत देते हैं कि पृथ्वीराज रासो न तो श्रृंगार रस से परिपूर्ण रचना है, न ही वीर गाथा से परिपूर्ण रचना है, न ही इन दोनों का मिश्रण है, बल्कि यह तो मूल रूप से एक राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है और राजनीतिक महाकाव्य की एक त्रासदी के रूप में माना जाता है यह ग्रंथ। पृथ्वीराज रासो जो है अपने समय का महाकाव्यात्मक इतिहास प्रस्तुत करता है। पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने चंद्रबरदाई का जन्म 1168 ईस्वी में लाहौर में भट्ट जाति में माना है। यानी कि हरप्रसाद शास्त्री जो कहते हैं कि चंद्रबरदाई जी का जन्म लाहौर में भट्ट जाति के समुदाय में 1168 ईस्वी में हुआ था, ऐसा मानना है हरप्रसाद शास्त्री जी का। डॉक्टर बुलर महोदय जो हैं उनके अनुसार पृथ्वीराज रासो एक जाली ग्रंथ हैं, क्योंकि बुलर महोदय हैं, साथ ही साथ जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वो इसको जाली ग्रंथ घोषित करते हैं। कवि श्यामल दास जो हैं चंद्रबरदाई और उनकी रचना दोनों को ही अप्रामाणिक मानते हैं। यानी कि उनके अनुसार ऐसा न तो कोई कवि था और न ही ऐसी कोई रचना थी, यह एक जो है एक जाली ग्रंथ है, मन गणित जो ग्रंथ है वो इनको माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो की प्रामाणिकता में तने जो हैं वो संदेह नहीं किया है। उन्होंने कहा कि यह मान लेते हैं, अगर मान लें कि किसी को भी पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को मान लेने में किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पृथ्वीराज रासो एकदम से जाली ग्रंथ नहीं है। कुछ ऐसे तथ्य उन्होंने बताए हैं जिसके कारण से उन्होंने इसे अर्ध प्रमाणिक माना है। इसमें जो है बहुत से अधिक प्रक्षेप होने के कारण इसका जो विकृत रूप है वो हमें देखने को मिलता है। यानी पृथ्वीराज रासो जो हैं वो एक विकृत रूप में हमको दिखाई देता है, जिसकी वजह से ये जो 3 समुदाय हैं इसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए अलग अलग जो समुदाय बने हैं ये माने जाते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी ऐतिहासिकता को लेकर संशय पैदा किया है। उनका मानना है कि जो ऐतिहासिक व्यक्ति इसके अंतर्गत दिए गए हैं, इस ग्रंथ को लेकर जितने भी ऐतिहासिक व्यक्ति हैं उनके नामों में भी उलटफेर है, वो नाम जो है वो सही नहीं है। उनकी जो तिथियां दी गई है, यानी कि इस ग्रंथ में जितने भी व्यक्ति हैं, उन जो जितने भी राजा या महाराजा हैं या प्रमुख व्यक्ति हैं, उनके जन्म का समय और उनके काल का जो समय है वह भी अशुद्ध है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो इसके अरबी फारसी शब्दों का इस ग्रंथ के अंतर्गत होना, यानी कि जो ग्रंथ है उसमें अरबी फारसी शब्दों की भी मात्रा हमको देखने को मिलती है। इसी कारण से और भाषा में भिन्न कालीन, यानी कि उस समय के जो भाषा थी प्रयुक्त होती थी ग्रंथों में या साहित्य में, जो उस समय की भाषा थी
उस समय की भाषा में और इस ग्रंथ की भाषा में बहुत विषमता है। इसी आधार पर उन्होंने यानी कि आचार्य राम कुमार वर्मा ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ बताया है। तो साथियों, आज हमने जितना भी हमारा रासो साहित्य है, प्रमुख रासो ग्रंथ हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, प्रमुख कवि जो हैं और पृथ्वीराज रासो से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ बातें हैं, तथ्य हैं, महत्वपूर्ण विशेषताएं जो हैं पृथ्वीराज रासो की, वो सारी आज हमने इस वीडियो में कवर की हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। साथियों, अपने जो विद्यार्थी मित्र हैं आपके, उन तक भी इसे पहुंचाइएगा। मेरा जो कार्य होता है साथियों, सिर्फ मैं आपको एक अच्छा वीडियो जो है वो आपको दिला सकती हूँ, अच्छा वीडियो प्रोवाइड करवा सकती हूँ, किंतु उसके बाद का कार्य आपके द्वारा किया जाता है, यानी कि लाइक और सब्सक्राइब का कार्य। तो प्लीज़ इसे कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।